से मुद्दे की जो राजस्थान की सियासत में ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या होगा। जिनके साथ में जो होना है उनको तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि दूसरे की तकलीफ से ये जबरदस्ती दुबला होता जा रहा है। पब्लिक में एक चर्चा बन चलती है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। 4.5 साल में पहली मर्तबा सचिन पायलट स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर हैं। अनशन किया, इनडायरेक्टली अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया वादों के जरिए, और वसुंधरा राजे की पूरी तरह से उन पे फोकस रखा गया कि हम जो करप्शन के चार्जेस लगा करके आए थे। खैर, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि तमाम चीजें आप लोग पहले सुन चुके हैं, उन पे हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन सचिन का क्या? सचिन ने कहा कि जब मैं मकसद लेके चलता हूं तो मैं हवा निकाल देता हूं, धुआं निकाल देता हूं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, उनने सचिन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने धुआं बीजेपी की निकाली कि हमारा कार्यकर्ता इतना सक्षम है, बीजेपी की धुआं निकाल देगा। खैर, अब किसकी धुआं निकलेगी नहीं निकलेगी तो दिसंबर 2023 तय करेगा, जब चुनाव परिणाम आ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल सियासत में ये चर्चाएं जरूर है कि पायलट का क्या होगा। क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे? पायलट से ज्यादा उतावले हनुमान बेनीवाल दिखाई दे रहे हैं। वो हर तीसरे दिन कहीं भी कोई सभा होती है तो कह देते हैं कि पायलट साहब अलग पार्टी बनाइए। तो हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने राजस्थान की सियासत को बहुत नजदीक से देखा है, कई सरकार, कई दौर, कई उठापटक बहुत नजदीक से देख चुके हैं। ओम सैनी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और दशकों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है उन्होंने। महेश शर्मा साहब, वो भी एक संपादक की भूमिका में रहे, लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, लंबे समय से वो पॉलिटिकल चीजों की काफी जानकारी है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये चर्चा आज हम जो कर रहे हैं, मुद्दा कुछ और लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि सचिन पायलट को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करने के बाद से ही, और जो जयपुर में सुसाइड केस हुआ है, वहां जाने वाले पहले कांग्रेस के एक नेता हैं जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कि ये कॉफी शॉप है स्टेचू सर्किल पे, वहां एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि सचिन का क्या होगा। तो जब चर्चा हुई मेरे से कि मुझे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं जो बहुत नजदीक से चीजों को देखते हैं, वो नब्ज जरूर टटोल के बता सकते हैं कि क्या किस दिशा में राजस्थान की पॉलिटिक्स आ रही है, और सचिन असंतुष्ट है या वाकई नहीं है। कई पहलू हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो वो उस पब्लिक का जो चर्चा का विषय था, वो आज हम इस मुद्दे में लेकर के आ रहे हैं कि वास्तव में जर्नलिस्ट के नजरिए से किस तरह से देखा जाए इस चर्चा को। तो मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, एक लंबा एक्सपीरियंस है, पहली बार नहीं है कि राजस्थान में असंतुष्टता की स्थिति देखी जा रही होगी। कई दौर देखे होंगे, कई नेताओं को देखा होगा। हो सकता है सचिन पायलट से भी बड़े कद के नेता जो अपनी असंतुष्टता दिखा चुके हों। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है आपको? देखिए, आप ज्यादा दूर ना जाएं, इनके पिताजी की चर्चा ही कर रहे हैं। 1979 में जब राजेश पायलट कांग्रेस में शामिल हुए, उस वक्त ये मिसेस गांधी के पास, श्रीमती इंदिरा गांधी जीवित थी, उनके पास गए कि मैं नौकरी छोड़ के और राजनीति में आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नौकरी मत छोड़ो, अभी तुम रुको। लेकिन वो माने नहीं और कांग्रेस में आ गए, और बाद में भरतपुर से टिकट लेके इलेक्शन भी लड़ लिया। उनका झगड़ा रहा राजीव के बाद में नरसिम्हा राव से और चचा केशरी से, और उनका कहना यह था कि हमें करिश्माई नेतृत्व नहीं चाहिए, हमें सामूहिक नेतृत्व चाहिए। तो इस पर काफी लंबा कुछ सिलसिला चला, और वही मेरा ख्याल है कि सचिन जो चाहते रहे हैं वो सामूहिक के नाम पर कि उन्हें भी साथ में लिया जाना चाहिए। और वो ये उनकी बात उनके पिताजी के वक्त मानी थी या नहीं मानी थी, लेकिन यहाँ की कांग्रेस ने माना, और ये जो संभागीय बैठकें हो रही हैं उसमें उनके नाम की पट्टी लगा के उनको सब कुछ रखा, और फिर भी वो नहीं आए। और जैसा उन्होंने एक्शन किया है उसके मुताबिक जो उनके राजनीति के हिमायती कहने चाहिए या शत्रु कहने चाहिए, वो तत्काल उनको कहा कि आप तो आ जाइए बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट का वहां जाना कोई बात ही नहीं है। वो एक अलग से एक अपना शक्ति स्तंभ बनाना चाहते हैं, और शक्ति स्तंभ कैसे बन सकता है जब राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस है, राजस्थान की सरकार है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, केंद्रीय प्रभारी है,
वो सब बैठ करके सारा सिलसिला देख रहे हैं, तो आप अलग से कैसे वो बना सकते हैं? ये एक तरीके से उकसावे का सिलसिला है जो उनको नहीं करना चाहिए, और ऐसे वक्त में किया है कि जिन चीजों के लिए जो पता लगा उसको जमीदोज कर दिया। ये मेरा ख्याल है कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे के अंदर खट सारा हो गया। उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जिन लोगों ने इसके अंदर जो खाई वाले की हो गया, जो भी कुछ उनके सिलसिला है नगर निगम के। लेकिन हर्ष मीणा जो खुद एक जिनके पास में कानून का सिलसिला काफी ठीक से वाकिफ हैं, डीजी रहे हैं, उनको पता है, करुणलाल मीणा, तो लगता ये है कि जैसे संतोष को हवा देने के लिए सारा सिलसिला बन रहा है। और ऐसे वक्त में बड़ा मेरा ऐसा ख्याल है कि सब्र से काम लेना चाहिए, और खासतौर से सचिन पायलट को ऐसे वक्त में अपना सब्र नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो कुछ बोले हैं, पहले बोले ही नहीं थे, अब तो कुछ बोले हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि आप 1.5 साल जब बैठे थे तब आप कहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं धुआं निकाली? अब आप धुआं निकालने की बात कर रहे हो, तो फिर ये बात सारे जितनी भी जमातें हैं, जिस तरीके से उनकी जमात उसी तरीके से दूसरे लोगों की भी जमातें हैं, तो अपने आप में संकट हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि इसको शांत करना अब मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे आज का जो एक्शन हुआ है सचिन पायलट साहब का, वो दल विरोधी, जैसा कि वो लोग, उनकी पार्टी के लोग तो कहेंगे जो कहेंगे, लेकिन लगता है कि ये अपनी सीमाएं तोड़ करके और सिलसिला कर रहे हैं। और ये बड़ा दुखदायक दृश्य होगा एक नौजवान आदमी का जिस तरीके से जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट की जो भूमिका है उसको लेकर के, क्योंकि पहली बार स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया गया है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं है उनका, लेकिन जयपुर में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं वो, और अभी खेतड़ी भी जाकर के आए, उन्होंने अनशन भी किया, और अभी भी कुछ प्रोग्राम्स उनके बन रहे हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, भीड़ काफी इकट्ठी कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है उनकी भूमिका को लेकर के? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है उससे तालमेल होने के बजाय विस्फोट की स्थिति बनती जा रही है। अब दो धड़े हैं, साफ सामने दिखता है कि अशोक गहलोत अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और सचिन पायलट पैरेलल चल करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह से प्रहार करें। देखिए, गलतियां होती है तो प्रहार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, घटना नहीं होगी तो बोलेगा कैसे व्यक्ति? अब कोई कहे कि देखिएगा जिस प्रकार की घटना घटी, घटना घटने के बाद आप एक्शन लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक्शन पहले ही ले लिया जाए तो घटना घटने से रह सकती है। तो जिस प्रकार की जयपुर में घटना घटी के, देखिए सबसे पहले तो करुणीलाल हमेशा ही बैठते हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ बैठते आए हैं, अब पहले भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं। ये पहली बार तो नहीं है, सरकार में शामिल भी हो गए थे वो, अपनी पत्नी को मंत्री बनवाया उन्होंने। नहीं, वो भरोसे के खिलाफ भी बैठते रहे हैं। तो पहले नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ कि देखिए मंत्री तो रहे उन्होंने, अशोक जी की कृपा से 6 साल तक बंगला रखा, कोई चिंता नहीं थी, बात तक रहा, कोई किराया वसूल नहीं किया गया। देखिए होता है। और अशोक जी जब भंवर जितेंद्र की बेटी की शादी में मिलते भी हैं, गले मिलकर के बात भी करते हैं, ये सारी बातें होती है। इसमें राजनीति में ये कुछ संभव है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, सबको पद चाहिए, सबको शोहरत चाहिए। अब देखिए जो पद आ जाता है वो पद से। श्याम जी बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को सार्वजनिक फंक्शंस में किसी के मित्रों के यहाँ जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गले मिलें, साथ बैठ के भोजन करें। वो दृश्य हम लोग वो सब देखना चाहते हैं जो आप लोगों से सुना है, कुछ हम लोगों ने भी हमारी नजर से देखा है, लेकिन अब वो दृश्य बहुत कम दिखते हैं। आजकल तो ये स्थिति होती है कि एक दूसरे के वहां पे कार्यकर्ता ही पूछते हैं कि उस नेता से मेरे संबंध है, उस पार्टी का, मैं बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। जिस दौर की आप बात करें तो बहुत बड़ापन होना चाहिए, लेकिन चिंता इस बात की है कि अब तो तलखी और एक दूसरे के, जैसे मेटल जी का वो स्पीच मुझे याद है कि आलोचना होती थी लेकिन लोग उसे बहुत गंभीरता से और हृदय से लगा कि यूं लेते थे कि शायद मुझ में कुछ सुधार के लिए कह रहे हैं। आजकल आलोचना कर दो तो सोचना कि अब क्या हो सकता है। मेटल जी का वो स्पीच सुन रहा था, तो उस दौर को हमने सुना है, देखा है, आप लोगों से सुना है। उस दौर की तो बिल्कुल एक सैल्यूट करना चाहिए कि कोई किसी के गले मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आलोचना आप सार्वजनिक रूप से करें, उसके बाद में आप मिलिए, क्योंकि कोई दिल से किसी का बैर नहीं होता है। ये तो परिस्थितिक बल वो होता है कि आप आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से आप अलग होते हैं, वो मुझे जो चिंता की बात है वो। लेकिन यह बात सचिन पायलट की, अभी जैसे ओम जी कह रहे थे कि कोई ऐसा सिलसिला है नहीं, लेकिन अब तल्खी है ये, और मुझे लगता है कि ये एक दूसरे से मतभेद से ज्यादा मनभेद भी हैं यहाँ पे, और मतभेद और मनभेद दोनों ही उस पोजीशन तक पहुंच गए हैं कि लोग ये मान के चलते हैं कि एक होना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है? देखिए ये बात सही है कि जिस तरह की स्थितियां
कि केंद्रीय नेतृत्व समय रहते हुए समझौता कराने की स्थिति में था, वो नहीं कराया। अब देखिए, आपको कितने दिन से लगातार ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि आपको कुछ बनाया जाएगा, कुछ दिया जाएगा। एक व्यक्ति जब बगावत करता है 25 सितंबर को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर ये अनशन करते हैं तो प्रभारी क्या बोलते हैं कि पहले वाले की बात, पहले इस बात का फैसला हो जाना चाहिए योगेंद्र जी। ये जो मुझे एक बगावत वाला ये देखिए, ये पक्ष खामखा आप रख रहे हैं, इसका कुछ नहीं, आप ठीक से बताइए कुछ। मेरी बात तो सुने। 25 सितंबर को सुनेंगे हम तो। 25 सितंबर को जो कुछ घटना जयपुर में घटी, खड़गे साहब खुद थे, उन्होंने उनकी सिफारिश के आधार पर अनुशासन समिति ने नोटिस दिया। तो सही एक बात, 1 मिनट मैं रोकना चाहता हूँ, 1 मिनट। खड़गे साहब को पता था या नहीं था, लेकिन हमें पता था ना कि क्या होने जा रहा है, बताइए। जब हमें पता था तो उनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। यहाँ लेकिन अजय माकन क्या कर, आपको पता नहीं था ये? आप बताइए, अगर पत्रकारिता करते हैं तो बताइए, अजय माकन के बारे में तो आपको पता नहीं था क्या करने जा रहा है वो, और जो एक्सपोज हुआ, आप कमाल करते हैं, उसको कैसे एडवोकेसी करेंगे? नहीं, ओम जी से एक मेरा सवाल है। वकालत है, ठीक है सर। एक सवाल देखिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर अब सरदार जी यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को लगता है कि सचिन पायलट ने पार्टी विरोधी गतिविधि की, तो प्रभारी के नाते वो बातें कह रहे हैं। खड़गे अगर ये बात कह रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि हुई है और ये गलत हुआ है, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जब उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही वेणुगोपाल ने ये नोटिस सर्व किए 3 लोगों को। खैर वो बहस में चले जाएगी हम, लेकिन वहां से आना चाहेंगे कि जी, वेणुगोपाल ने नहीं किए, तारिक अनवर जो कि अनुशासन समिति के सदस्य, उन्होंने नोटिस जारी किए, उनके नोटिस पे, उनके नोटिस से। हाँ, तो ये देखिए, नोटिस तो पुराना जीवित है ना ओम जी। मैं नहीं कह रहा कि अनुशासन में रहना चाहिए, मैं कभी नहीं कह रहा कि पार्टी के अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। सचिन पायलट को आकर के बोलना चाहिए था, कल की कार्यशाला में आकर के अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। वो उनकी अपनी मजबूरी होगी, क्या होगा वो तो वो जाने, क्योंकि राजनीति के अंदर वो क्या करना चाहते हैं। वो देखिए, रंधावा जी को कह चुके हैं कि रंधावा जी मेरे पक्ष वाले नहीं है, या तो साफ स्पष्ट हो गया। जैसे पहले कहते थे अशोक जी के टाइम में 2 प्रभारी बदले ने, पहले अविनाश पांडे को क्यों बदला गया ये भी आपको पता है। उसके बाद अजय माकन खुद ही छोड़ के चले गए कि भाई यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ की स्थिति अलग है। तो आप उन लोगों को श्रेय देना चाहते हैं, देखिए जिसके भरोसे सरकार किसके भरोसे चल रही है, निर्दलीय और समर्थित लोगों के द्वारा। ये कांग्रेस को घातक बनेंगे ना आने वाले 2023 के चुनाव में। यदि इन 23 लोगों को टिकट दोगे तो जो कांग्रेस के लोग हैं मूल, वो तो नाराज होंगे। मुख्यमंत्री का निश्चित रूप से रहेगा इनके पर सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन वो कहेंगे हमने कांग्रेस का साथ दिया तो हमको कांग्रेस से तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो एक बगावत की स्थिति जब बनेगी तो फिर पार्टी में क्या होगा। इसलिए हाईकमान को चाहिए बैठ करके बातचीत की जाए। देखिए, सिलसिला दूर का नहीं है। अब आप देखो, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ ही नहीं, 28 यूआईटी अभी तक खाली पड़ी है, 5 प्राधिकरण खाली पड़े। आखिर क्यों कार्यकर्ता को देने की स्थिति क्यों नहीं बन रही? जी, लेकिन गहलोत साहब तो 2030 तक का विजन लेके चल रहे हैं, हो सकता है इसी के कारण खाली रख रखे हो कि अभी नहीं तो अगली बार सरकार तो हमारी आ रही है। विजन तो रखना चाहिए, विजन तो 2030 तक कोई बुराई नहीं होती, मैं नहीं मानता कि रखना चाहिए। चलिए, मैं श्याम जी वापस लौटूंगा, मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी के पास में जाना, महेश जी क्या लगता है आपको? यूं तो अशोक गहलोत अपने पत्ते खोल चुके हैं कि मिशन 2023 और विजन 2030, लेकिन पायलट का कौन सा विजन और मिशन है? देखिए, जो वो कुल मिलाकर के जितने भी जो चीजें हो रही है, ये चुनाव के दौरान ही आप ये देखिएगा कि हर पार्टी का जो एक नेता हो, जो अपने अपने दमखम दिखाना, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। अब चूंकि पायलट एक जाति विशेष के नेता होने की वजह से, जैसे कि उनको मानते भी हैं, और तो वो अपना प्रेशर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और पार्टी में जो कुछ अभी तक का जो पिछला अगर 4-5 साल का जो भी दौर निकला है, वो बड़ा एहापोह की स्थिति में हुई है। कांग्रेस की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है और गुटबाजी चलती रही है। और ये अभी जितना भी कुछ हो रहा है, जो गुटबाजी का दौर चल रहा है, तो इसमें एक नई संभावना भी हो रही है। वही मतलब चुनाव चूंकि अभी दूर है, थोड़ा सा 5-6 महीने का वक्त है। इस 5-6 महीने के वक्त में नए तीसरे मोर्चे के गठन की भी एक प्रक्रिया चल रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो जिस तरह के जो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जिन पर जो प्रहार हो रहे हैं इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में, किसी भी चाहे अनुशासन को लेकर के हो रहे हो चाहे दूसरे पे,
दूसरे पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के। तो ये जो दिख रहा है कि एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, अभी उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। डिक्लेयर करने के बाद से तो स्थिति और भी आ जाएगी कि या तो मुझे अभी महत्व दीजिए पार्टी में, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं कुछ नया अपने लिए, अपना एक स्वतंत्र रास्ता चुनने को मैं स्वतंत्र हूँ। तो ये आपको ये लगता है कि सचिन पायलट का जो रास्ता है या जो अभी अग्रेसिव हुए हैं अचानक से, उसकी वजह यह है कि पार्टी आला कमान का जो लिंगर कर देना, यानी किसी भी चीज को नेपथ्य में डाल देना कि ठीक है आराम से कर लेंगे, वो भूमिका, क्योंकि 2023 में चुनाव है, समय कम बचा है, तो पायलट को ये लगता है कि अगर आप लोग कुछ नहीं करे तो मैं मेरा रास्ता चुनाऊं। ये सबका बात है उनका। नहीं, ये भी है, मेन तो यही है इसका, क्योंकि आप ये देखिए कि इस बार 2018 से जैसे भी हुआ है, जो पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का जो घोषणाएं हुई है, ये सारी जो चीजें हैं, आप ये देखो एक पूरी, मतलब उसको आप किसी भी रूप में, मतलब पर्दे के पीछे उसको दूसरा कथन करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कुछ चीज अंदर ही अंदर हो रहा है जो बाहर दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही हो। अब ये समय चूंकि चुनाव का आ रहा है, तो निश्चित रहे कि वो अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश हो रही है। ये इसी श्रृंखला के तहत है। ऐसे ऐसे बयान उल्टे शब्दों को लेकर के जो है, जो जैसे धुआं निकालने हैं, और वो धुआं किसका निकलेगा, मतलब क्या तो हो सकता है स्वयं का निकल जाए, दूसरों का निकाल दे, या किसी और दूसरों का, या दोनों का निकालने की कोशिश करें। जी, तो एक धुआं तो पब्लिक तय करेगी कि किसका धुआं निकालना है। बिल्कुल। मैं चले वापस आऊंगा आपके पास में, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपसे कि राजस्थान की जो मरुधरा है, इसमें तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं लगती हैं आपको, क्योंकि ये बड़ी चर्चा है जो अभी महेश जी बता रहे हैं। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद में है यहाँ, जैसी अभी नजर आ रही है जी, तब तक तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। क्योंकि जब भी तीसरा मोर्चा बनने का सिलसिला हुआ तो पहले तीसरे मोर्चे को तो भैरव सिंह जी ने भोजन कर लिया था। याद कीजिए आप, जनता दल दिग्विजय कैसे समाहित हुआ था, और उसके बाद में आप लगातार देख रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के जो नुमाइंदे निकल के आते हैं खट से उधर हो जाते हैं। तो वो कमिटमेंट चूंकि लोगों का नहीं है जैसा पहले अपने दल को लेकर के हुआ करता था, तो इधर से उधर होने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। और उस वक्त तो खामोशी भी धारण कर लेते थे जब अपने दल को बचाने का सिलसिला होता था, अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए, सीपीएम के साथ में जो उनका शेखावाटी वाला इलाका या गंगानगर वाला इलाका है, वो कोई समन्वय नहीं करना चाहेंगे, तीसरे मोर्चे के साथ में अपना अलग से वजूद रखना चाहेंगे। उसके बाद में बीएसपी का है, वो एक बिल्कुल बीएसपी का एक अलग ही रिकॉर्ड रहा है कि इलेक्ट होकर के उधर से आते हैं और साथ में खट से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये बीजेपी में भी चले गए हैं, आपको ध्यान होगा, जगत सिंह दाहिमा और जगन्नाथ सिंह यादव चले गए। उसी तरीके से अब जैसे मकराना के जो 2-3 विधायक हैं और मेवाड़ा जिसे बोलते हैं नागौर जिले के, उनसे आप ये उम्मीद करो कि पूरे राजस्थान को अपने में समेट करके और वो कर लेंगे। सचिन पायलट के पास में पिता का अनुभव तो है, उसको तो वो जान सकते हैं कि इस तरह की हैसियत नहीं हो सकती कि किसके साथ में मिलना चाहिए और किसके साथ में क्या कुछ होना चाहिए। वो अगर जो ही नहीं करना चाहते तो मानेसर के बाद में तत्काल वो अपना कर सकते हैं, जिस पर आजकल चिड़ रहे हैं। हरीश चौधरी बहुत चिड़े थे, कल सुना मैंने कि मानेसर की बात अब क्यों करते हो, वरना राजीनामा नहीं होगा। तो अगर उस वक्त वो जो एक मौका था, उस वक्त अगर वो उस तरीके का सिलसिला होता हो जाता, अब कुछ है नहीं। मुझे लगता ये है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने वो मजबूत कर लिए किले, और वो लड़ने के लिए तैयार है। अब कौन अलग अलग दावा कर रहे हैं, एक तो मतलब 2030 में आकर के और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरे भी इसी तरीके का वो कह रहे हैं कि सब कुछ उखड़ जाएगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वो सब कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एक बात बहुत प्रैक्टिकल है, वो ये कि राजस्थान की स्थिति पूरे हिंदुस्तान के जनमानस से बहुत परे है। हमारे यहाँ के जाति समूह बहुत अलग किस्म से पेश आते हैं। राजस्थान में गाजियाबाद से लेकर के, मतलब जो दिल्ली का गाजियाबाद है, और आसीन तक एक बेल्ट है बहुत बड़ा। उस बेल्ट में समन्वय के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, और वो समन्वय 2 समुदायों का है। 2 समुदाय यानी जाट या गुजर या मीणे, ये समुदायों का समन्वय हो। अगर इनका नहीं होता तो फिर वो अलग अलग
उनके साथ समन्वय बना करके और अपने आप का निकलने का सिलसिला करते हैं। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप राजस्थान में जैसे कि कांग्रेस की सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट जाटों ने पैदा किया था, जाट समुदाय जब अलग हो गया और भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत बनी वो सब पता है। ऐसी हैसियत आपके पास में अगर हो तो वैसा हो सकता है। देखिए, आई लव यू एंड माई लव यू जो कहने का सिलसिला है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सेंटेंसेस हैं जो इन लड़कों ने सीख लिए हैं, बाकी राजनीति में चलता नहीं है। और इससे आप अपने नेता को स्थापित नहीं कर सकते। बिल्कुल, अपने नेता को तो दबदबा EVM पे जिस सिंबल को आई लव यू बोला जाएगा, बात वहां की है। वही मैं कह रहा हूँ, उससे काम चलता नहीं, वो समन्वय से काम चलता है, समन्वय के बगैर वो बात बनती नहीं है। तो ये जो कोई भी सलाह दे रहे हो, मैं सचिन पायलट का बड़ा मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता रहा हूँ, आलोचना के साथ में। आलोचना क्योंकि प्रशस्ति करना मेरा स्वभाव है नहीं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे सचिन पायलट हो, मैं प्रशस्ति नहीं करता। हकीकत आपके सामने बयान करने का सिलसिला है। और हकीकत में ये कि ये कदम उनका अच्छा नहीं है इस अच्छी खासी उम्र में, जिसमें कि अपने आप को थोड़ी सी खामोशी के साथ में स्थापित कर सकते थे। आज जिस तरीके से किनारे किया है, स्टार प्रचारक भी नहीं रखा, इसका क्या मतलब है? एक संकेत है ये कि आप अपनी हैसियत को पहचानो। आप उन लोगों के कहने में मत आओ जो आपको बाहर निकाल करके और अपना वो कुछ स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता राठौड़ साहब या फिर ओम जी, आपको लगता नहीं है कि सचिन पायलट को असेट बताने वाली पार्टी की लीडरशिप उनको साइडलाइन कर रही है? क्योंकि देखिए, सब्र भी एक लिमिट होती है, अगर वो नहीं, और वो एक फेज होता है आदमी जैसे सुसाइड करता है, जैसे सुसाइड करता है। सुनिए एक सेकंड, जब सुसाइड करने की पोजीशन पे कोई व्यक्ति आता है, अगर उस क्षण को आप बाहर निकल जाते हैं उससे, तो आप बच जाते हैं। और अगर आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो एक्सट्रीम पोजीशन आती है, तो आप यही लीला अपनी समाप्त कर लेते हैं। इसी तरह से किसी को लगता है कि मेरा अब भविष्य क्या, यहाँ अब जिनसे कमिटमेंट था वो मेरा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो फिर मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। क्योंकि इसी तरह की तो एसेट जो बताने की मैं बात कर रहा था, राहुल गांधी एसेट बता रहे हैं, राहुल सचिन पायलट को भी, अशोक गहलोत को भी। अब एक एसेट को आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसको लगता है कि मैं अनयूज हो रहा हूं, तो फिर मुझे लगता है कि डिफ्यूज तो नहीं रह सकता मैं, इससे बढ़िया है कि मैं मेरा कोई रास्ता चुनूं। तो क्या लगता है आपको कि एसेट, फिर आप एक तरफ आप एसेट बता रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको यूजफुल नहीं बना रहे हैं? देखिए, जो गलती राजेश जी पायलट ने की थी कि करिश्माई नेतृत्व में उनका यकीन नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि राजीव गांधी और इंदिरा जी के बाद में अगर कोई करिश्मेटिक नेतृत्व आया तो सोनिया गांधी आई, चचा केसरी नरसिम्हा राव चल गए, लेकिन जो आई और उनका नतीजा भी देखा उन्होंने। तो भारत की राजनीति में अलग अलग स्वरूप हैं। हमारे यहाँ करिश्माई नेतृत्व चलता है। राजस्थान में अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने हिम्मत से कुछ बोलता है तो उसका अर्थ आता है। और जिन लोगों ने एसेट बताया और सब किया, वो समन्वय की भाषा बनाना चाहते थे, समन्वय का सिलसिला बनाना चाहते थे। सचिन पायलट तो के समझ में ये उसी तरह आपको एसेट वाले डायलॉग पे वैसा ही संदेह हो रहा है जैसे हमें जब यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी, तो उस दिन आप श्याम जी दोनों जुड़े हुए थे, तो हाथ ऊंचे कराने वाली जो पोजीशन थी, आई थिंक उसी तरह से एसेट वाला मामला है। तो श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा श्याम जी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट रहा है? अब उन्हें लगता है कि मुझे कोई स्टेप लेना चाहिए। और यूं अगर कहूं तो देखिए, आज यंग लीडरशिप में सचिन पायलट राष्ट्रीय उस प्रतिभाओं में है कांग्रेस की में, जिनका यूज कई जगह पे गया, चाहे हिमाचल के चुनाव हो या चाहे दूसरी जगह भी। अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जब ब्रीफिंग का सिलसिला चला था तो उन्हें कई जगह पे भेजा गया था। उस कद के हैं, केवल राजस्थान की बात नहीं है कि चले के राज्य स्तरीय नेता हो, एक नेशनल लीडर भी हैं। ऐसा कांग्रेस ने उन्हें बनाया, कांग्रेस के इस जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे लगता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सचिन पायलट को रास्ता चुनना चाहिए, या अभी कह रहे हैं कि ओम जी जिस तरह से कि ये भूल नहीं करनी चाहिए उनको? देखिए, राहुल गांधी ने कहा हमने बोलने की आजादी दे रखी है। वो जब जयपुर में आए थे बोल रहे थे हमारे नेताओं को बोलने का अधिकार है, बोलने देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की कहे अब देखिएगा, जयपुर में वो धरने पे बैठ गए आज जाकर। नहीं, लेकिन बोलने की आजादी भी है, फिर सरदार जी कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो दो बातें तो कैसे कर सकते हैं? सरदार जी अपनी लंका लुटा के आए हैं और यहाँ कह रहे हैं मैं लंका को बचाऊंगा। ये थोड़ा सा मत करिए, ऐसा लांछन मत लगाइए।
आप देखिए उनकी अगर अच्छी बात है तो उसको जरा पार्टी सम्मान वाला दीजिए। का मैंने कुछ सोच समझ के भेजा होगा उनको यहाँ पे। ये जालंधर में काबिलियत देखी होगी। देखिए जालंधर- हार जीत बहुत बार के पारिस्थितिक हार जीत भी होती है, उन पे भरोसा किया है यहाँ पे। अरे आप वो जिस पर देखिए भाषा का, देखिए प्रभारी बहुत निष्पक्ष होता है, बांधने वाला होता है। या जिस भाषा का उपयोग हो रहा है वो किस तरह की स्थिति है कि वो बांधने वाला नहीं हो रहा, फिर विघटन पार्टी की की आवाज करने वाला। सब लोगों को धत्ता बता रहे थे, आप कह रहे थे कि इसकी कौन सुनता है, ये सब बोले है ना। मेरी बात सुनिए, आज वो धरने पे बैठ गए जाकर के, जो मृतक है 4 दिन से कमरे में पड़ा हुआ है, आज सचिन पायलट चले गए, अभी पार्टी विरोधी गतिविधि आ गई क्या? देखिए किसी बिल्कुल व्यक्ति, अभी पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे हुई मेरे को समझ में नहीं आता। किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी के साथ बैठिए ना। नहीं। वो पार्टी के खिलाफ धरना नहीं, वो समझाने गए, उनको कहा निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। अब तरीके से सोच होना चाहिए। अब देखिए कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं, तो देखिए वो बैठे, पहले तो करोड़ी लाल मीणा बैठे, अब उसको संभालने के लिए खुद चले गए। देखिए उसके साथ ज्योति खंडेलवाल भी गई, बाकी लोग भी गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिएगा आप चिंता बढ़ गई सरकार की, सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि सचिन पायलट के बोलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, प्रभारी के माध्यम से मैंने वो आरोपों के जवाब। आप उस बात पे मोहर लगाना चाह रहे हो कि प्रभारी कह रहे हैं सचिन पायलट विधानसभा में उठते तो मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ता जवाब देने के लिए। तो अभी क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि धरना स्थल पर सचिन पायलट पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। आप कार्रवाई हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि चलिए समय कम, एक बार महेश जी के पास में जाना चाह रहा हूँ मैं जी, महेश जी के पास में है उनका कि कार्रवाई होगी, वो कहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई होगी। पहले भी उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने हाईकमान के पास दस्तावेज भेजे हैं कि मैंने कार्रवाई की है, तो फिर पहले ही बता देते ना, सचिन पायलट को अनशन बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहन भाई का रिश्ता तो कायम है ओम जी, ये तो मालूम है ना, ये तो विधानसभा में रिकॉर्डेड है। थोड़े बहुत तो है कि आपने एक्ट के अनुसार, माथुर आयोग की बात के अनुसार बनाया होता तो ये सब चीज नहीं होती। एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप शायद उस राजनीति के हामी नहीं है जो शत्रुता से परे हो। शत्रुता से वाली राजनीति को हम लोगों ने पिछले 2 बरस लगातार रिजेक्ट किया है, और अगर कहीं ये बहन भाई का संबंध वाला सिलसिला नजर आता है तो आप इसको पुनः वही शत्रुता वाला बनाना चाहते हैं, जो कि जिसके शिकार ये पार्टियां हुई हैं। तो ये चले इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि समय कम है, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करवाना चाहूंगा महेश जी। महेश जी, वसुंधरा राजे के यहाँ से ऑफिशियल जो उनके प्रेस एडवाइजर रहे हैं, अभी भी उनका प्रेस का काम दे, महेंद्र भारद्वाज, उन्होंने एक चीज डाली है अभी कि मुझ पे आरोप लगते हैं वसुंधरा को कोट करके, और ये कहा जाता है कि सूरतगढ़ में कहा उन्होंने गंगानगर के, और उन्होंने कहा है कि कई लोगों का दुष्प्रचार की वो तो मिले हुए हैं जिनसे कर्ण भेदी हुए मर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिली भगत कैसे संभव है? क्या दूध और नींबू का रस कभी मिल सकते हैं? ये बिल्कुल, ये जो चीजें उन्होंने स्पष्ट हो गया है इससे बिल्कुल क्लियर कि जो कुछ हो रहा है इसकी बेस में अंदर ये नहीं है। कल आप किसी की तुलना किसी भी प्रसंग से कर सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो प्रहार जो किए गए, सचिन पायलट, ये बताइए कि फिर सचिन पायलट को गलत कैसे ठहराया जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मैनेर गहलोत साहब ने वसुंधरा जी पे करप्शन के चार्जेस लगाए, हमारी सरकार बनी तो जांच कराई जानी चाहिए थी, जांच नहीं कराई जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं दोनों। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब ये जो मिलने जुलने की तो आरोप प्रत्यारोप है, ये प्रचार की ज्यादा महत्व के हैं। बात ये है कि अगर कांग्रेस को वापस से सत्ता में आना है और या 2030 का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रख के अगर पूरा करना है तो ये जितने भी जो जिस तरह की जो बातें बाहर जा रही हैं और जो एक संकेत दे रही हैं कि भाई कहीं गुटबाजी अभी भी वो की वही बनी हुई है, तो ये अच्छा नहीं है और ये शोभनीय नहीं है। इसे जल्दी से जल्दी पार्टी हाईकमान को निपटाना चाहिए, चाहे उसे मूल बात आप यही कह रहे हैं, मूल बात यही है कि एक तरफ तो आप चुनाव में जाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ अभी आपके खुद की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो दूर नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर चलिए, वो भी जादूगर हैं, उन्हें भी कुछ लगता होगा कि मेरी जो जादू की स्ट्रिक है, योजनाओं के भरोसे, योजनाओं के दम पर मैं वापसी करूंगा, क्योंकि तभी उन्होंने कहा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं और 2023 मिशन है लेकिन विजन 2030 है। खैर चलिए, लेकिन फिलहाल हमने सचिन पायलट को लेकर चर्चा की और हमारे साथ कुछ अपने
विचार रखते हैं और बड़ी एक राजनीतिक सूझबूझ है। ये कहूं कि कलम के जो हुनरकार हैं, हम उनके साथ में आपके तक उनके विचार पहुंचाने की कोशिश किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।